हेलो स्टूडेंट्स, हमने एंजाइम की 2 वीडियो पहले कर लिए। आज हम लेंगे तीसरा, जिसके अंदर लेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम किस प्रकार से अपनी क्रियाविधि करते हैं। तो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसके 2 थर्मोडायनामिक चेंज करते हैं और प्रोसेस एक्टिव साइट पर क्या होता है। ये देखिए, ये एक ग्राफ है। हमने फर्स्ट वीडियो में जब एंजाइम के जनरल कैरेक्टर किए थे तब मैंने आपको बताया था कि एंजाइम किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो देखिए, ये एक ग्राफ है। यहाँ पे रिएक्टेंट है यानी कि क्रियाधार, और ये क्या है, प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद है। यानी यहाँ पे जो पदार्थ हैं वो आपस में क्रिया करेंगे और इसमें बदलेंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले, इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इस एनर्जी के ग्राफ को पार करना पड़ेगा। जो ये ब्लू लाइन का ग्राफ है ये बिना एंजाइम का है। देखिए, लिखा हुआ है ट्रांजिशन स्टेट अनकैटालाइज्ड, यानी कि जिसमें उत्प्रेरक यानी एंजाइम नहीं डाले गए हैं। अब ये जो एनर्जी है रिएक्टेंट से लेके और इस ट्रांजिशन स्टेट की, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपको या रिएक्टेंट को इतनी ऊर्जा चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम डाल दिया, ये क्या करेगा, ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को इसने इतना कम कर दिया। तो जो एंजाइम्स, जो रिएक्टेंट के अणु इतनी एनर्जी प्राप्त ही नहीं कर पा रहे थे और प्रोडक्ट में बदल ही नहीं पा रहे थे, उनको अब केवल इतनी ही एनर्जी प्राप्त करनी है। इतना कम कर दिया इन्होंने, इतना डिफरेंस कर दिया एंजाइम ने। तो ये केवल और केवल इतनी सी ऊर्जा से ही इसमें बदल जाएंगे। तो ये देखिए, ये ग्राफ बताता है कि एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये ग्राफ एंजाइम की जो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है उसका रिप्रेजेंटेशन है। ये इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स इन एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, ऑल केमिकल रिएक्शन हैव एनर्जी बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये ऊर्जा जब तक इसको नहीं मिलेगी तब तक ये इसमें नहीं बदलेगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्मोडायनामिक्स चेंज क्या क्या होते हैं एंजाइम एक्शन के दौरान। Only a few substances cross the activation barrier and change into product। ये कह रहा है कि बहुत कम ही सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं जो उस एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन का जो बैरियर है उसको क्रॉस कर पाते हैं। दिस इज़ वाई रेट ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इज मच स्लो। इसीलिए बिना उत्प्रेरक के जो रिएक्शन है वो बहुत धीरे होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, एंजाइम जो है एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाते हैं। एंजाइम एक्सेलरेट रिएक्शन रेट बाय फॉर्मिंग ट्रांजिशन स्टेट हैविंग लो एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या कर देते हैं, उस ट्रांजिशन स्टेट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। हैंस द रिएक्शन रेट इज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन द सेम। टोटल जो ऊर्जा है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, फिर देखिए, एंजाइम की एक्टिविटी से रिलेटेड 2 सिद्धांत दिए गए थे, लॉक एंड की थ्योरी, इंड्यूस्ड एंड फिट मॉडल। लॉक एंड की थ्योरी जो है वो एमिल फिशर ने 1894 में प्रपोज की थी। ये क्या कहती है कि जो एंजाइम है वो लॉक की तरह कार्य करता है, ये एंजाइम है, और ये जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं वो की तरह कार्य करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे प्रत्येक ताले के लिए एक चाबी फिक्स होती है, उसी प्रकार प्रत्येक एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट फिक्स होता है। जैसे वो चाबी उस ताले की पर्टिकुलर सांचे में चली जाती है, उसी प्रकार वो सबस्ट्रेट इस ताले या इस एंजाइम की पर्टिकुलर सांचे में चला जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है उसकी जो सरफेस या स्ट्रक्चर जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो ये लॉक एंड की थ्योरी, एमिल फिशर और इसका कॉन्सेप्ट। इसका जस्ट अपोजिट दिया गया था इंड्यूस्ड एंड फिट मॉडल। ये दिया था कॉसलैंड नामक साइंटिस्ट ने। ये कहते हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की जो फिट होने वाली साइट है वो एक दूसरे में एक सांचे की तरह नहीं होती है, एकदम नहीं होती है एक जैसी फिट होने जैसी। ये कहते हैं कि जैसे सबस्ट्रेट आएगा एंजाइम के पास में, इनकी दोनों की सतह अलग अलग होती है। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आएगा, ये क्या करेंगे, एंजाइम को इंड्यूस करेगा
कि आप मेरे अकॉर्डिंग अपनी सरफेस को ढालो। तो जैसे ही सबस्ट्रेट उसके पास आएगा, एंजाइम अपनी सरफेस को सबस्ट्रेट से जोड़ने के लिए सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ढाल लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबस्ट्रेट ने एंजाइम को इंड्यूस किया है कि आप मेरे जैसे बनो, फिर उसके साथ में सबस्ट्रेट और एंजाइम फिट हो गए हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं इंड्यूस्ड एंड फिट मॉडल। तो इंड्यूस्ड एंड फिट मॉडल जस्ट अपोजिट है लॉक एंड की थ्योरी का। तो देखिए, मोर रिसेंट स्टडीज हैव रिवील्ड दैट द प्रोसेस इज मच मोर लाइकली टू इन्वॉल्व एन इंड्यूस्ड फिट मॉडल प्रपोज्ड बाय कॉसलैंड इन 1958। According to this, exposure of an enzyme to substrate cause a change in enzyme. अभी मैंने आपको जैसा बताया, which cause the active site to change its shape to follow or allow enzyme and substrate to bind. तो ये दो थ्योरी है। ये देखिए, सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट एक जैसे नहीं है, पहले इंड्यूस किया जाता है, फिर वो फिट होते हैं। फिर है एंजाइम काइनेटिक्स। इंट्रोडक्शन, इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, काइनेटिक एनालिसिस रिवेल्स द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स बाय विच एंजाइम ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ये मैंने आपको सारा बता दिया है। फिर देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर डिपेंडेंस ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। जो मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताया था, उसके ही डेफिनेशन दी गई है कि वह न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा जो उस रिएक्शन को संपन्न होने के लिए ज़रूरी है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और ई है। एंजाइम एक्ट्स ऑन सबस्ट्रेट इन सच ए वे दैट द लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय चेंजिंग द रूट ऑफ द रिएक्शन। ये जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ डिटेल में लिख रखी है। ये एक स्लाइड आगे पीछे हो गई है। फिर देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। वे कारक जो एंजाइम की रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में बात करी थी कि एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही कार्य करते हैं। लगभग बॉडी टेम्परेचर हम कह सकते हैं 20 से आप समझ लो 35-40 तक, इससे ज़्यादा नहीं। जनरली हम कहते हैं 20 से 30 या 20 से 35 के आसपास, क्योंकि हम यदि टेम्परेचर कम कर दें तो प्रोटीन के जो बॉन्ड्स हैं या प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और जब इनएक्टिव होगा तो वो अपना कार्य नहीं करेगा। और आपने यदि प्रोटीन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया 50-60 के आसपास, तो प्रोटीन का जो मैंने आपको एक फोल्डेड स्ट्रक्चर बताई थी, वो आपस में बॉन्ड से फोल्ड है, वो बॉन्ड टूट जाते हैं। वो बॉन्ड जब टूट जाएंगे तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगी। किसी भी प्रोटीन की एक्टिविटी के लिए उसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपने तापमान बढ़ाया तो वो बॉन्ड टूट जाएंगे, स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। उसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एक बार जब डीनेचर हो गया तो वापस रीनेचर नहीं होता है। तो कम तापमान पर इनएक्टिवेशन, जबकि हाई तापमान पर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और एंजाइम हो जाता है। तो दोनों ही तापमान पर एंजाइम जो है वो कार्य नहीं करते। तो एंजाइम ऑप्टिमम या अधिकतम कार्य कहाँ करेंगे? वो अधिकतम कार्य करेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के आसपास। तो 35 या 20 से 35 कई बार कहा जाता है ये। दूसरा Q10 अधिकांश एंजाइम के लिए होता है 2। Q10 मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में भी बताया था। Q10 यानी वांट ऑफ कोफिशिएंट का मतलब होता है कि आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया तो वो रेट ऑफ रिएक्शन अपने इनिशियल टाइम का दुगना हो गई, तो इसलिए उसे कहते हैं Q10 = 2। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिख रखा है, राइजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन बहुत कम बहुत अधिक तापमान पर दोनों में ही मामला गड़बड़ा जाता है। एंजाइम वर्क्स मैक्सिमम ओवर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो मैंने आपको कहा था ऑप्टिमम टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के आसपास, लगभग 25-30 से 35-40 के आसपास। एंजाइम्स फॉर ह्यूमन एग्जिबिट स्टेबिलिटी टेम्परेचर अप टू 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। Q10 = 2। Q10 अभी आपको समझाया था क्या है। हाउएवर समटाइम्स हीट एनर्जी कैन ऑल्सो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। ये हीट तापमान बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही। जब आप 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 कर रहे हो, बस इतना ही। बहुत कम और बहुत अधिक पर मामला गड़बड़ा जाता है। फिर
ये देखिए टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 0 से 10 तो रेट बढ़ रही है, 10 से 20 तो भी बढ़ रही है, 20 से 30 तो भी बढ़ रही है, 30 से 35 तक की अब बढ़ रही है, 40 तक अब आपने और बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, कम। ये जहाँ पे अधिकतम है उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। बहुत कम तापमान पर भी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम है, बहुत अधिक पर भी कम है। तो ये ग्राफ है टेम्परेचर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। सेकंड देखिए इफेक्ट ऑफ पीएच। पहले भी हमने बात करी थी कि सभी एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पर ही कार्य करते हैं। जैसे स्टोमक के एंजाइम हैं तो हमारे स्टोमक में एसिडिक पीएच रखती है तो वो एसिडिक पीएच पर ही कार्य करेंगे। कुछ एंजाइम जो बेसिक पीएच पर ही कार्य करते हैं, कुछ जो है लगभग 5 से 7 के आसपास कार्य करते हैं। तो आप यदि पीएच चेंज करोगे तो उस एंजाइम की एक्टिविटी प्रभावित हो जाएगी। एक और चीज़, अधिकांश एंजाइम जो है वो न्यूट्रल के आसपास कार्य करते हैं, 5 से 7 8 के बीच में कार्य करते हैं। तो ये देखिए रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन pH. Most enzyme exhibit optimal activity at pH value between 5 and 9. तो मैंने आपको जैसे कहा था न्यूट्रल pH पर कार्य करते हैं। हाई और लो pH value that optimum value will cause ionization of enzyme which result in denaturation of enzyme. तो आप यदि pH में चेंज करते हैं तो उसका आयनाइजेशन हो जाएगा, तो वो डीनेचर हो जाएगा और प्रोटीन कार्य नहीं करेगा। ये ग्राफ है pH और एंजाइम की एक्टिविटी के बीच में। सभी एंजाइम अपनी ऑप्टिमम पीएच पर कार्य करेंगे। ये मोस्ट ऑफ एंजाइम का है। यदि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान रखें, मोस्ट ऑफ एंजाइम न्यूट्रल के आसपास कार्य करते हैं, 5 से 7 या 8 के बीच में। बाकी एंजाइम अपनी ऑप्टिमम पीएच के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देते हैं। ये देखिए जैसे पेप्सिन कहाँ कार्य कर रहा है, एसिडिक पर। ट्रिप्सिन कहाँ कार्य कर रहा है, मैक्सिमम 7 के आसपास। आर्जिनेज कहाँ कार्य कर रहा है, 11 के आसपास। तो पर्टिकुलर एंजाइम अपनी पर्टिकुलर पीएच पर कार्य करते हैं, लेकिन अधिकांश एंजाइम इस रेंज में कार्य करते हैं। फिर देखिए माइकलिस मेंसन मॉडल एंड इफेक्ट्स ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। माइकलिस मेंसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये फिर जो कॉम्प्लेक्स है ये एंजाइम और प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट, ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, P फॉर प्रोडक्ट, K1, K2 और K-1 ये इनके रेट कांस्टेंट है। ठीक है। अब माइकलिस मेंसन कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एंजाइम रिवर्सिबल कंबाइंस विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स दैट सब्सिक्वेंटली यील्ड्स प्रोडक्ट रीजनरेटिंग एंड फ्री एंजाइम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। माइकलिस मेंसन का नाम ध्यान रहना चाहिए। माइकलिस मेंसन एक इक्वेशन दी थी, बस आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। V0 इक्वल्स टू V मैक्सिमम इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। V मैक्सिमम यानी अधिकतम, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। V0 इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन शुरुआत में, V मैक्सिमम जो अधिकतम वेलोसिटी, S फॉर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, Km इज द माइकलिस मेंसन कोफिशिएंट जिसका फॉर्मूला होता है ये K-1 प्लस K2 K1। ये क्या होता है ये भी अपन ने पीछे वाले स्लाइड में देखा था। ये जनरल कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द माइकलिस मेंसन इक्वेशन, व्हाट इज द माइकलिस मेंसन कोफिशिएंट, ये सब। फिर है एंजाइम का इनहिबिशन। एक और चीज, ये माइकलिस मेंसन कोफिशिएंट। देखिए माइकलिस मेंसन ने जो प्लॉट दिया था वो दिया था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम की जो वेलोसिटी है उसके बीच में। एक आता है लास्ट में डेफिनेशन, लास्ट स्लाइड पे आएगी। व्हाट इज द माइकलिस मेंसन कोफिशिएंट? वो होता है कि जैसे ये अधिकतम वेलोसिटी है V मैक्सिमम, ये V मैक्सिमम का आधा है, तो V मैक्सिमम बाई 2 यानी कि मैक्सिमम की जब हाफ वेलोसिटी है उस समय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है वह उस रिएक्शन के लिए Km होता है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर पर्टिकुलर एंजाइमेटिक रिएक्शन, दिस इज मैक्सिमम बाई 2, जितना भी मैक्सिमम वेलोसिटी उसका आधा। इस आधे पर जितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी उसे कहते हैं V मैक्सिमम बाई 2। V मैक्सिमम बाई 2 पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन उस एंजाइम के लिए Km कहलाती है, माइकलिस मेंसन कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि वास्तव में Km क्या है, Km वास्तव में सांद्रता ही है। Km की यूनिट क्या होगी, वही होगी जो सांद्रता की होगी, यानी मोल पर लीटर। लेकिन Km सांद्रता कब है, जब उस एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी
अपनी अधिकतम की क्या हो चुकी है, आधी हो चुकी है, ठीक है। फिर देखिए एंजाइमेटिक रिएक्शन का इनहिबिशन। इनहिबिशन यानी कि ऐसे पदार्थ जो उस एंजाइम की रिएक्शन या एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। Then inhibition, the prevention of an enzyme process as a result of interaction of inhibitor with the enzyme. Inhibitor, any substrate that can diminish the velocity of an enzyme catalyzed reaction is called as inhibitor, ठीक है। Inhibition is R of 3 type: competitive, non-competitive and feedback। हम एक एक करके इनको ले लेते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखिए नाम से पता चल रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी ऐसा इनहिबिशन जिसमें क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। तो देखिए एंजाइम तो एक है, उसके पास में अपनी एक एक्टिव साइट है। अब हमने सबस्ट्रेट के साथ साथ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल डाल दिए जिसकी स्ट्रक्चर तो सबस्ट्रेट के जैसी ही है, लेकिन वो वास्तव में सबस्ट्रेट नहीं है। तो देखिए जब स्ट्रक्चर एक जैसी है तो वो उस एक्टिव साइट पर जुड़ने का प्रयास करेगा जहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ रहा है। तो सबस्ट्रेट के साथ में ये क्या करेगा, कंपटीशन करेगा। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, यदि सबस्ट्रेट की मात्रा ज़्यादा है और यदि इनहिबिटर की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट और उसके अंदर कंपटीशन हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये देखिए ये एग्जाम्पल है, द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट malonate which has the similar structure as that succinate acts on the competitive inhibitor। इसी प्रकार से statin drug as example of competitive inhibition। बस आपको ये ध्यान रखना है competition हो रहा है किसमें, substrate और इनहिबिटर में। क्यों, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर सेम है, वो एक ही जगह जुड़ने के लिए कंपटीशन करेंगे। कौन जीतेगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब हो गया ऐसी इनहिबिशन जिसमें सबस्ट्रेट और जो मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। जब अलग अलग है तो ये आपस में नहीं अटैच होंगे, ये आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे,